Hello everyone, welcome to Editorial Insights where we help you improve your vocabulary and comprehension skills with the help of editorials. और आज हम एक और डिफरेंट टाइप का एडिटोरियल पढ़ेंगे जिसमें एक इशू को डिस्कस किया जा रहा है जहाँ पर जैसे कि हमने देखा कि बहुत सारी यूरोपियन कॉलोनियल पावर्स थे तो उन्होंने काफ़ी लंबे टाइम तक कई एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज़ पर रूल किया एंड इवन इन अमेरिकाज़। तो अब टाइम के साथ क्या हुआ, उन्होंने अपने रूल के टाइम पे बहुत सारी वहाँ के जो कल्चरल इम्पोर्टेंस रखने वाली चीज़ें थी वो अपनी कंट्री ले गए। एंड फिर उसके बाद अब क्या हो रहा है कि बहुत सारी जो फॉर्मर कॉलोनीज थी वो ये डिमांड कर रहे हैं कि ब्रिटेन जो है वो उनके जो ट्रेजर्स हैं, जो उनके एंटीक जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो वापस करें। ठीक है, तो ऐसे ही हम इंडिया में हम एक एग्जांपल देखते हैं कोहिनूर हीरे का। तो वो भी कहाँ पर, ब्रिटेन में है। ठीक है, ब्रिटिश राज के टाइम पर वो इंडिया से ब्रिटेन ले जाया गया था। तो यहाँ पर भी डिमांड्स होती हैं कि वो वापस लाया जाए। ठीक है, तो इसको लेकर ये एडिटोरियल है। आपको इसको क्विकली रीड करना है, पॉज करके पैसेज के एंड में वोकैब बेस्ड क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट बिफोर वी बिगिन मैं आपको सिडबी GDPI एक्सेलेंस कोर्स के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि जो एग्ज़ाम है अभी नेक्स्ट 10 to 15 डेज़ में उसका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा। तो ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यूज़ होंगे आपके। तो उसके प्रैक्टिस के लिए आप ये कोर्स ले सकते हैं जिसमें वन ऑन वन मॉक इंटरव्यू है विद एक्स CGM ऑफ RBI। तो आपको डिटेल फीडबैक मिलेगा। 25 से ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो सेशंस हैं जो स्पेसिफिकली सिडबी के लिए ही बनाए गए, तो आपको इंटरव्यू में हेल्प मिलेगी। एंड कॉम्प्रिहेंसिव PDF कोर्सेज हैं, तो उसमें डिटेल्ड जो है पॉइंट्स हैं, नोट्स हैं, ताकि आप ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकें कॉन्फिडेंटली। ठीक है, आप अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं वो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। एंड जो भी आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन के लिए इसमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट लेक्चर्स भी इंक्लूडेड हैं। और ये कोर्स प्राइस है 3000 रुपीज़, बट यू कैन गेट 20% डिस्काउंट बाय यूजिंग कूपन कोड SIDBI20 और आपको ये 2399 पर मिल जाएगा। हमने PM प्रैक्टिस प्रो भी लॉन्च किया है। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मल्टीपल गवर्नमेंट एंड मल्टीपल बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स, तो आप ये कोर्स चेक कर सकते हैं। इसमें BM बैंकिंग प्रो यानी जितने भी मेजर बैंक एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स हैं उनके मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस मॉक का बैंकिंग PDF कोर्स इंक्लूडेड है। सो मोर देन 20,000 क्वेश्चन है, 5,000 मॉक टेस्ट से आप डिफरेंट टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन एक्सेस कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं इन इस जो कोर्स है इसके अंदर। और आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस मिलेंगी एंड यू कैन ऑल्सो कंपेयर योर परफॉर्मेंस विद योर पीयर्स। सो ये जो कोर्स है इट इज़ प्राइस एट 1249, बट यू कैन गेट a 20% discount by using the coupon code PM20 and get it at 999 only. Okay, so let's begin. Okay, from Kohinoor to Parthenon sculptures feud. Who owns treasures? Feud क्या होता है? एक झगड़ा, ठीक है, जो बहुत लंबे टाइम तक चलता है। ऐसा नहीं कि आज किसी से कहा सुनी हो गई और फिर उसको हम फ्यूड कहेंगे। फ्यूड होता है लंबे टाइम तक चलने वाला जो डिसएग्रीमेंट या कहें कि जो है क्वेरल कह सकते हैं, लड़ाई कह सकते हैं, दो लोगों के बीच में, दो ग्रुप्स के बीच में। तो यहाँ पर कोहिनूर का हम जानते हैं बहुत लंबे टाइम से चलता आ रहा है ब्रिटेन और इंडिया के बीच में। ठीक है, ऐसे ही अब एक और है पार्थेनॉन स्कल्पचर्स के बारे में। तो अब यहाँ पर है ये जो एडिटोरियल है ये वर्णन करता है हु ओन्स द ट्रेजर्स, इनका ओनर कौन है। तो आपको पैसेज रीड करना है। ठीक है, सेशन को पॉज करके पैसेज के एंड में वोकैब बेस्ड क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करना है और फिर हम ये डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ठीक है। सो ये द इंडियन एक्सप्रेस का ये एडिटोरियल था, काफ़ी इंटरेस्टिंग एडिटोरियल है। ओके, तो आई होप आपको इसको रीड करने में भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा आपको ये रीड करने में भी। तो अभी हम ये डिस्कस करेंगे। पहले एक क्वेश्चन है, इसको आप अटेम्प्ट करो। प्रोवेनेंस का क्लोजेस्ट वर्ड फाइंड करना है। ठीक है, एनिमोसिटी, रूट्स, स्केर्सिटी, एमिनेंस एंड सॉलिडारिटी। ठीक है, तो इनमें से कौन सा वर्ड है जो प्रोवेनेंस के क्लोजेस्ट है।
वो आपको मार्क करना है। तो इसका आंसर हम देखेंगे पैसेज डिस्कस करने के बाद। तो ये आपकी हेल्प कैसे करता है? आपने पैसेज रीड किया बिना किसी डिक्शनरी की हेल्प के, आपको समझ में आया होगा, ठीक है, मे बी 60-70-80% समझ आया होगा, कुछ चीज़ें नहीं समझ आई होंगी, ठीक है। फिर आप उसी, क्योंकि कई बार होता है कि अब एग्जाम में तो आपके पास डिक्शनरी नहीं होगी, तो आपको उसकी आदत होगी, आप थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करोगे पैसेज को रीड करते विदाउट द हेल्प ऑफ डिक्शनरी। फिर जब आप मेरे साथ उसे रीड करोगे तो आपको कुछ चीज़ें जो आपको शायद क्लियर नहीं हुई थी वो समझने में हेल्प मिलेगी। और फिर जैसे आप ये रेगुलरली जब ये फॉलो करते जाते हो तो आप चेंज नोटिस करोगे अपने कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स में, ठीक है। तो इसके लिए रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये देख रहे हो तो आप डेली आप सिर्फ आपको कितना 20 to 30 मिनट्स, 20-25 मिनट्स आपको जो है डिवोट करने हैं रीडिंग स्किल्स पे, ठीक है। तो आपकी रीडिंग स्पीड इंप्रूव होगी, कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव होगा, वोकैबुलरी भी आपकी जो है वो स्ट्रॉन्गर होती जाएगी टाइम के साथ, ठीक है। तो इसको फॉलो करना है रिलीजियसली, तभी ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप एक देखते हैं फिर एक हफ्ता कुछ नहीं रीड कर रहे, फिर आपने एक कोई एडिटोरियल रीड किया, तो वो इफेक्टिव नहीं रहेगा, इस तरह प्रिपरेशन नहीं होगी। प्रिपरेशन के लिए आपको एक जो है डिवोटेड रहना पड़ेगा और रिलीजियसली फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो जैसे हम भी यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि रेगुलरली आपको ये कंटेंट मिलता रहे, तो आप भी रेगुलरली जो है वो फॉलो कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो अब हम अपना एडिटोरियल स्टार्ट करते हैं, वो है प्रोसेशंस ऑफ मैरी मेकिंग, मैरी मेकर्स, सीन्स ऑफ फीस्ट्स एंड मोटली ग्रुप ऑफ गेस्ट्स। The birthday celebrations of Greek god Athena come alive in a burst of revelry on marble friezes and sculptures on display at the British Museum. Procession क्या होते हैं? क्या होता है कि जैसे कई बार आपने रिलीजियस प्रोसेशंस देखे होंगे कि कोई रिलीजियस कोई बुक है, कोई रिलीजियस कोई जो है कोई बुक कोई हो सकती है, मूर्ति हो सकती है, उसको ले जाया जाता है, तो बहुत सारे लोग उसके साथ जा रहे होते हैं, ठीक है। तो जैसे जो बारात होती है, जब कोई भी शादी होती है, तो वहाँ पर वो भी एक प्रोसेशन होता है जिसमें लोग जा रहे हैं एक किसी हैप्पी मोमेंट पे, और वो जा रहे हैं और सेलिब्रेट करते हुए जा रहे हैं। तो वहाँ पर हम उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं प्रोसेशंस। एक ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो एक साथ मूव करते हुए जा रहे हैं। और मैरी मेकर कौन होता है? मैरी हैप्पीनेस, खुशी। मैरी मेकर्स जो होते हैं वो लोग जो बहुत खुश हैं, ठीक है, तो वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो प्रोसेशंस ऑफ मैरी मेकर्स, ऐसे लोगों का ग्रुप बहुत सेलिब्रेशन करते हुए वो जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ सीन्स ऑफ फीस्ट, ठीक है, फीस्ट आप समझते हैं। एंड अ मोटली ग्रुप ऑफ गेस्ट। मोटली क्या होता है कि जो बहुत ज़्यादा डाइवर्स हो, बहुत डिफरेंट तरह के लोग हो, अलग अलग तरह के दिखने वाले लोग हैं। हम ऐसे उनको ये नहीं कह सकते कि ये सिमिलर लोगों का क्राउड है, सब अलग अलग दिख रहे हैं, ठीक है। तो मोटली ग्रुप ऑफ गेस्ट, तो बहुत अलग अलग प्रकार के जो गेस्ट से वो आए हुए हैं। ये क्या है, ये कहाँ का सीन है? सबसे पहला जो सेंटेंस है वो एक सीन को डिस्क्राइब कर रहा है, और फिर हमें पता चल रहा है कि वो किस बारे में। द बर्थडे सेलिब्रेशंस ऑफ ग्रीक गॉड एथेना कम अलाइव इन अ बर्स्ट ऑफ रेवलरी ऑन मार्बल फ्रीजेस एंड स्कल्पचर्स। अब यहाँ पर ये किसकी बात हो रही है? बर्थडे सेलिब्रेशंस का सीन है ये, ठीक है। किसके बर्थडे सेलिब्रेशन का? ग्रीक गॉड एक है एथेना, जिनके नाम पर वहाँ की कैपिटल है एथेंस। तो एथेना दे कम अलाइव, कम अलाइव मतलब इन जो है ये कोई एक स्कल्पचर्स हैं, उन्हें देखकर ये सीन्स जो है वो ऐसा लगता है कि हमारे सामने ही हो रहे हैं, ठीक है, इतने अच्छे से बनाए गए वो स्कल्पचर्स। तो कम अलाइव इन अ बर्स्ट ऑफ रेवलरी। रेवलरी क्या होता है? रेवलरी इज सेलिब्रेशन, ठीक है, सेलिब्रेशन। तो हम मैरी मेकर्स को रेवलर्स भी कह सकते हैं, रेवलर्स भी कह सकते हैं। रेवलर मतलब जो रेवलरी कर रहे हैं, यानी सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो बर्स्ट ऑफ रेवलरी मतलब बर्स्ट क्या होता है किसी भी चीज़ का, यानी कि अचानक से और बहुत ज़्यादा अमाउंट में, तो वो बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। बर्स्ट ऑफ रेवलरी ऑन मार्बल फ्रीजेस। जो ये फ्रीजेस है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि ये बहुत स्पेसिफिक एक टाइप का जो है आर्किटेक्चरल या कहीं कि एक टाइप का स्कल्पचर होता है, दीवार पर बनाया जाता है डेकोरेशन के लिए, बट एग्ज़ाम में इतना स्पेसिफिक नहीं पूछा जाता, ठीक है। तो इसको हम छोड़ देंगे, पर आप ये समझ लो कि एक टाइप के स्कल्पचर्स हैं जो जिससे वॉल्स को डेकोरेट किया जाता है। तो ऑन मार्बल फ्रीजेस एंड स्कल्पचर्स ऑन डिस्प्ले एट द ब्रिटिश म्यूजियम। तो ये सब जो हैं ये कहाँ पर हमें दिखता है? ये ब्रिटिश म्यूजियम में है ये वाले स्कल्पचर्स, और उनको डिस्क्राइब किया गया है। बट द पार्थेनॉन स्कल्पचर्स हैव मैनेज्ड टू स्ट्राइक अ डिस्कॉर्डेंट नोट वंस अगेन इन डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन ग्रीस एंड द यूके। अब यहाँ पर बट कंट्रास्ट क्या है कि यहाँ पर तो खुशी का सीन है, जो वो जो स्कल्पचर्स है उनमें जो डिस्क्राइब किया गया बहुत एक सेलिब्रेशन हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन जो ये जो स्कल्पचर्स हैं, जो ये पार्थेनॉन स्कल्पचर्स हैं,
ये फिर से इन्होंने क्या किया, एक डिस्कॉर्डेंट नोट स्ट्राइक किया है। नोट क्या होते हैं, म्यूज़िक में नोट्स होते हैं ना, तो एक होते हैं कि जो मेलोडियस होंगे नोट होंगे, ठीक है, एक होता है कि डिस्कॉर्डेंट, मतलब कि यहाँ ये जो डिस्कॉर्डेंट नोट का मतलब क्या है कि इसके लिए इसको हम यहाँ लिखते हैं डिस्कॉर्ड, ठीक है। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है कि दो लोगों के बीच में या दो कंट्रीज़ के बीच में जब हॉस्टिलिटी आ जाए, वो एक दूसरे के साथ उनके अच्छे रिलेशंस नहीं है, फ्रिक्शन है उनके बीच में, ठीक है, तो वहाँ हम वर्ड यूज़ करते हैं डिस्कॉर्ड, डिसएग्रीमेंट। तो यहाँ पर जो है जो यूके और ग्रीस के बीच में पार्थेनॉन स्कल्पचर्स को लेके फिर से डिसएग्रीमेंट हो गया है, मतभेद हो गया है, ठीक है। एंड ग्रीक प्राइम मिनिस्टर Kyriakos Mitsotakis has accused his British counterpart Rishi Sunak of cancelling a scheduled meeting in London, where Greece's persistent demand to return the 100-year-old sculptures that British ambassador to the Ottoman Empire, Thomas Bruce, the 7th Earl of Elgin, had moved out of the Parthenon between 1801 and 1805. अब इसका मतलब क्या है, कैसे हम कह रहे हैं कि डिस्कॉर्डेंट नोट है उन दोनों कंट्रीज़ के डिप्लोमेटिक रिलेशंस के बीच में, क्योंकि वहाँ पर जो ग्रीक के प्राइम मिनिस्टर उन्होंने एक्यूज़ किया, आरोप लगाया है ब्रिटिश काउंटर पार्ट पे। हमने अभी काउंटर पार्ट का मीनिंग देखा था कि अगर हम ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उनका काउंटर पार्ट कौन होगा यूके में, उस सेम लेवल पे कौन होगा, ब्रिटिश पीएम, ठीक है। तो काउंटर पार्ट यानी कि ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ऑफ कैंसिलिंग अ शेड्यूल मीटिंग इन लंदन, तो उनकी मीटिंग होनी थी लंदन में दोनों प्राइम मिनिस्टर्स की, तो ऋषि सुनक ने वो कैंसिल कर दी। वेयर ग्रीस इज परसिस्टेंट डिमांड टू रिटर्न द 2500-year-old स्कल्पचर्स। अब यहाँ पर क्या था कि उस मीटिंग में क्या होना था, जो ग्रीस था वो फिर से डिमांड करता ब्रिटेन से कि वो जो स्कल्पचर्स है उन्हें वापस ग्रीस भेजा जाए, क्योंकि वो ग्रीस से लाए गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर है ग्रीस की हमेशा से परसिस्टेंट रही है डिमांड। ये परसिस्ट करना क्या होता है, आप टाइम के साथ आप एफर्ट करते जाते हो, ठीक है, फेलियर्स होते हैं, हो सकता है कि कोई आपको सक्सेसफुल होने से रोके, बट आप फिर भी कोशिश करते जाते हो, तो परसिस्टेंट हो आप। तो यहाँ पर ग्रीस जो है उसकी परसिस्टेंट लंबे टाइम से चलती आ रही है डिमांड कि ये वापस किए जाए, रिटर्न किए जाए ये कितने पुराने 2500-year-old स्कल्पचर से इन्हें वापस भेजा जाए ग्रीस में, ठीक है। अब ये ब्रिटेन में आए कैसे थे, तो ये ब्रिटिश एम्बेसडर टू ओटोमन एम्पायर, ठीक है, 1800s के टाइम पे जो ग्रीस का जो रीजन था ओटोमन एम्पायर के अंडर था, तो वहाँ पर जो ब्रिटेन के एम्बेसडर थे, ठीक है, थॉमस ब्रूस, उन्होंने क्या किया, ये जो द 7th Earl of Elgin, ये मतलब क्या है, ये थॉमस ब्रूस है, उसका टाइटल है, ठीक है। तो पहले टाइटल होते थे जो रॉयल फैमिलीज़ पे बिलोंग करते, तो सबके टाइटल होते थे, तो वो जो ब्रिटिश एम्बेसडर थे वहाँ के, उनका ये टाइटल था 7th Earl of Elgin, ठीक है। तो ये रेलेवेंट नहीं है हमारे लिए। तो ही हैड मूव्ड आउट ऑफ द पार्थेनॉन बिटवीन दिस एंड दिस ईयर। तो ये उन्होंने ब्रिटिश एम्बेसडर ने 1801 और 1805 के बीच में ये ग्रीस से ये स्कल्पचर्स जो है मूव किए ब्रिटेन में, ठीक है। सो माइट हैव बीन डिस्कस्ड, तो यहाँ से ये सेंटेंस शुरू हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या उन्होंने क्या कहा कि शेड्यूल मीटिंग इन लंदन वेयर ग्रीस परसिस्टेंट डिमांड टू रिटर्न द, ठीक है, हाँ, टू द ओटोमन एम्पायर माइट, ओके। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस यहाँ से शुरू हुआ था, ठीक है, कैंसिलिंग अ शेड्यूल मीटिंग इन लंदन वेयर रिटर्न दिस स्कल्पचर्स हैड मूव्ड आउट ऑफ पार्थेनॉन बिटवीन 1801 एंड 1805 माइट हैव बीन डिस्कस। तो ये इशू जो है वो वहाँ पर डिस्कस करते। द यूके हैज़ मेंटेन्ड द एल्गिन्स एक्शन एज कम्प्लीटली अबव बोर्ड, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए फ्रेज, अबव बोर्ड का मतलब होता है ऑनेस्ट, यानी आपने कुछ गलत नहीं किया, आपने जो भी किया रूल्स के अकॉर्डिंग किया, सब आपने सही किया। तो ब्रिटेन का कहना है कि ये जो एक्शन था एल्गिन का कि वो स्कल्पचर्स ग्रीस से ये ब्रिटेन लेकर आए, ये अबव बोर्ड था, यानी इसमें कुछ गलत नहीं किया उन्होंने, ये उनका ये रूल्स के हिसाब से सही था। कैसे, ही हैड एक्वायर्ड अ फरमान, ठीक है, फरमान सैंक्शनिंग द एक्विजिशन फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़। तो एक फरमान जो है, जो ऑटोमन एम्पायर का रूल था वहाँ पे, तो ऑटोमन एम्पायर से फरमान लिया था, एक ऑर्डर लिया था, और वो उस फरमान ने क्या किया, सैंक्शन कर दिया।
सैंक्शन वर्ड हमने अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा है, जैसे रशिया पर सैंक्शंस लगा दी यूएस ने, या फिर ईरान पर। तो सैंक्शंस का मतलब होता है कुछ पनिशमेंट्स लगा देना, यूजुअली इकोनॉमी के टर्म्स में होता है कि किसी कोई कंट्री जो है वो ट्रेड नहीं कर पाएगी अपने गुड्स बाकी कंट्रीज़ के साथ, तो वो सैंक्शंस हम कहते हैं, ठीक है, वो पनिशमेंट होती है। लेकिन यहाँ पर सैंक्शन का दूसरा मीनिंग है, यानी कि एक अथॉरिटी जो है अलाउ करती है कि ठीक है आप ये कर सकते हो, क्योंकि उस अथॉरिटी के पास पावर है, ठीक है। तो जैसे अगर आपको जैसे गवर्नमेंट की कोई अथॉरिटी जो लैंड जो है ओन करती है, फिर वो गवर्नमेंट सैंक्शन करे कि ठीक है आप एक उसका एक पार्ट में एक हॉस्पिटल बन सकता है, तो सैंक्शन मतलब अप्रूवल, ऑफिशियल अप्रूवल। तो जो वो एम्बेसडर थे उन्होंने वहाँ की अथॉरिटी से सैंक्शन ले ली थी, यानी कि वहाँ से अप्रूवल ले लिया था। अच्छा, एक्विजिशन का मतलब होता है कोई चीज़ को पाना, ठीक है, एक्वायर करना। तो एक्विजिशन मतलब कि वो वहाँ से वो स्कल्पचर्स जो है वो ख़रीद ले, तो वो उसकी परमिशन ले ली थी। कहाँ से, किन से, कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ से। कॉम्पिटेंट मतलब अब जब हम किसी पर्सन की बात करते हैं, किसी कंपनी की बात करते हैं, तो कॉम्पिटेंट फर्म, कॉम्पिटेंट पर्सन मतलब जो बहुत कहें कि एफिशिएंट है, ठीक है, वो उसको हम कहते हैं कॉम्पिटेंट है, कि ये बहुत अच्छे से काम करता है, कॉम्पिटेंट। लेकिन यहाँ पर डिफरेंट मीनिंग है कॉम्पिटेंट का। यहाँ पर मीनिंग है कि जिन अथॉरिटीज़ के पास पावर है ये परमिशन देने की, कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़। तो अगर आपको जो है ट्रैफिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो आप फिर आप जो है वाटर के रिलेटेड डिपार्टमेंट पे जाके कंप्लेन नहीं करोगे, आप ट्रैफिक से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, वहाँ पर आप कंप्लेन करोगे, क्योंकि उनके पास है अथॉरिटी उस पर्टिकुलर स्पेयर में। तो जैसे यहाँ पर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मतलब कि जो भी अथॉरिटीज़ थी उस टाइम पे वहाँ पर उनसे परमिशन ले ली थी, ठीक है। और जो फरमान था, दैट फरमान हैज़ बीन लॉस्ट, और वो फरमान अब खो चुका है। The Parthenon sculptures in episode is of course only the latest amid growing demands for repatriation of antiquities to their rightful owners by nations colonized by European powers. अब यहाँ पर ये जो लेटेस्ट ये जो पार्थेनॉन स्कल्पचर्स एपिसोड है, ये जो अभी इंसिडेंट हुआ, जो अभी डिस्क्राइब किया गया, इट इज़ ओनली द लेटेस्ट। ये अभी ऐसा नहीं इकलौता केस है, ये लेटेस्ट केस है, यानी इससे पहले भी बहुत अलग अलग केसेस हो चुके हैं। अमिड ग्रोइंग डिमांड फॉर रिपेट्रिएशन, कि मांग बढ़ रही है किस चीज़ के लिए, रिपेट्रिएशन। ये होता है कि वापस अपने जो कंट्री है, कंट्री ऑफ ओरिजिन, वहाँ पर कोई चीज़ वापस लाई जाए। अब यहाँ पर आप रिपेट्रिएशन में आप मनी भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, मनी को आप रिपेट्रिएट कर सकते हो, किसी पर्सन को कर सकते हो, ठीक है, आप कोई भी प्रॉपर्टी है, ठीक है, इन चीज़ों को आप रिपेट्रिएट कर सकते हो। तो डिमांड्स फॉर रिपेट्रिएशन ऑफ एंटीक्विटीज़, इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी ये एंटीक जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, तो इन्हें वापस उन कंट्रीज़ में भेजा जाए जहाँ से वो लाए गए हैं, टू देयर राइटफुल ओनर्स, ठीक है, बाय नेशंस कॉलोनाइज्ड बाय यूरोपियन पावर्स। तो राइटफुल ओनर्स कौन है, जहाँ से वो ऑब्जेक्ट्स को लाया गया है, ठीक है। इन 2009 इजिप्ट हैड, अब यहाँ पर एग्जांपल्स दिए हैं, इजिप्ट ने क्या डिमांड किया था कि फ्रांस रिटर्न पेंटिंग फ्रैगमेंट्स फ्रॉम द टूम ऑफ टेटाकी, नाइजीरिया हैज़ लॉन्ग आस्क्ड फॉर अ रिटर्न ऑफ द बेनिन ब्रॉन्जेस फ्रॉम द ब्रिटिश म्यूजियम। तो यहाँ पर दो एग्जांपल दिए हैं कि एक तो इजिप्ट ने मांग की थी फ्रांस से कि ये जो एंटीक जो ऑब्जेक्ट्स हैं वहाँ पर बिलोंग करते हैं उनके, वो वापस किए जाए। नाइजीरिया ने डिमांड की थी ब्रिटिश म्यूजियम से कि बेनिन ब्रॉन्जेस जो है वो नाइजीरिया को दिए जाएँ, रिटर्न किए जाएँ। द क्वेश्चन ऑफ राइटफुलनेस दो इज़ अ डबल एज स्वॉर्ड। डबल एज स्वॉर्ड मतलब दो धारी तलवार हम जैसे हिंदी में कहते हैं, जिसका पॉजिटिव भी इम्पैक्ट हो सकता है लेकिन नेगेटिव भी हो सकता है, यानी कि आपको बेनिफिट भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। इज़ अ डबल एज स्वॉर्ड। टू whom do treasures such as the Parthenon sculptures or the Kohinoor demands for whose restitution had reached a peak in the early 2000s really belong। अब यहाँ पर वो इसलिए कह रहे हैं कि ये कैसे डिसाइड होगा कि वो किसको बिलोंग करते हैं, कौन है ओनर ऐसे जो ट्रेजर्स हैं उनका। तो यहाँ पर एग्जांपल दिया कि जैसे कि कोहिनूर की हम बात करते हैं, ठीक है, तो इसकी डिमांड्स की, इसकी रेस्टिट्यूशन की। अब रेस्टिट्यूशन वर्ड पढ़ के हमें रेस्ट जैसा लगता है, रेस्ट तो वो आराम करने वाला रेस्ट नहीं है, ठीक है। रेस्टिट्यूशन मतलब कि वापस जो है ओरिजिन जहाँ पर है वहाँ पर ले जाया जाए, ठीक है। तो ये भी सिमिलर है इट इज़ ऑल्सो सिमिलर इन मीनिंग टू रिपेट्रिएशन, बट रिपेट्रिएशन में आप मनी, पर्सन, पावर, किसी के प्रॉपर्टी के लिए यूज़ कर सकते हो, पावर नहीं प्रॉपर्टी। लेकिन
रेस्टिट्यूशन में आप ऑब्जेक्ट्स के लिए ही यूज़ करते हो, आप पीपल के लिए रेस्टिट्यूशन यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो हुज रेस्टिट्यूशन हैड रीच्ड अ पीक इन अर्ली 2010, तो उस टाइम पे बहुत डिमांड उठी थी, बहुत मांग उठी थी कि ये कोहिनूर हीरे को वापस दिया जाए भारत को, रियली बिलोंग। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि ये जो स्कल्पचर्स हैं, ये जो कोहिनूर डायमंड है, वो एक्चुअली में किसका है। हिस्ट्री रिकॉर्ड्स नादिर शाह इन्वेजन ऑफ दिल्ली, तो उस टाइम पर कहा जाता है कि नादिर शाह ने ये दिल्ली को इन्वेड किया, ठीक है। तो उस टाइम पे दिल्ली पर हमला किया था, तो उस टाइम पे नादिर शाह ने ये जो कोहिनूर था वो चुराया था। तो अब कौन असल में कौन है इसका ओनर, ये कैसे डिसाइड होगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, सीजर होता है कि आप अथॉरिटी है आपके पास कि कोई सामान जब्त करने की, किसी से सामान लेने की, ठीक है। तो सीजर, जैसे पुलिस होती है, तो पुलिस अब सीज कर लेती है सामान अगर कुछ लगता है कि इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ठीक है। तो एंड सीजर, अब सीजर का एक और मीनिंग भी होता है, एक टाइप की इलनेस होती है जिसमें आपकी बॉडी अनकंट्रोलेबली शेक करने लगती है, ठीक है। तो वो भी एक सीजर होता है, ठीक है। दो मीनिंग होते हैं, सीजर ऑफ द कोहिनूर फ्रॉम द मुगल्स। तो अब पहले तो नादिर शाह ने दिल्ली पर अटैक किया था, फिर उसके अलावा फिर ये कि कोहिनूर जो है मुगल से भी छीन लिया गया था, ठीक है। एंड इट रीच द ब्रिटिश आफ्टर द एंग्लो सिख वॉर्स, और एंग्लो सिख वॉर्स हुई, सिख जो है वो उस वॉर में हार गए, और उसके बाद फिर क्या हुआ कि जो ये डायमंड था कोहिनूर, वो ब्रिटेन के पास पहुंचा, ब्रिटिश के पास पहुंचा, ऑस्टेंसिबली एज एन एक्ट ऑफ रिपेरेशन होता है कि रिपेट्रिएशन अलग है, रिपेरेशन अलग है, ठीक है। अभी यहाँ पर आपने वर्ड देखा होगा रिपेट्रिएशन, मतलब ये वापस उस कंट्री तक पहुँचाना जहाँ से लेके आया गया था। रिपेरेशन अलग होता है, रिपेरेशन का मतलब होता है वॉर डैमेजेस, ठीक है। वॉर डैमेजेस का मतलब कि दो कंट्रीज़ के बीच में या दो एम्पायर्स के बीच में लड़ाई हुई, एक एम्पायर हार गई, तो जीतने वाले जो एम्पायर है वो कहते हैं कि अब तुम्हें भरपाई करनी पड़ेगी नुकसान की, कि तुम हार गए हो तो मुझे जितना नुकसान हुआ तुम्हें पे करना पड़ेगा, तो वॉर डैमेजेस। तो ऑस्टेंसिबली का मतलब होता है कि कहने के लिए, तो उस टाइम पे ये ज़रूरी नहीं है सच हो, पर कहने के लिए, तो ऑस्टेंसिबली एज एन एक्ट ऑफ रिपेरेशन। तो ये जो कोहिनूर है ब्रिटेन को दिया गया था उस टाइम पे, और उस पर कहा गया था कि ये रिपेरेशन यानी कि वॉर डैमेजेस है, कि ब्रिटेन जीत गया है, तो एज अ पार्ट ऑफ वॉर डैमेजेस वो पे किया जा रहा है उसको, ठीक है। तो कॉम्पीटिंग क्लेम्स ऑफ ओनरशिप डिफ्यूज द इनजस्टिसेस ऑफ कॉलोनियल अप्रोप्रिएशन एंड थ्रेटन टू डीरेल कॉन्वर्सेशन अराउंड देम। अब यहाँ पर फिर अब यहाँ आता है कि एक्चुअली में ओनर कौन है, ठीक है। अब नादिर शाह है, या मुगल एम्पायर थी, या फिर जो एंग्लो सिख वॉर्स में सिख थे, या फिर ब्रिटेन है। तो यहाँ पर कॉम्पीटिंग क्लेम्स हो सकते हैं, यहाँ पर एक आ जाए कॉम्पीटिंग क्लेम्स है, अलग अलग लोग क्लेम करते हैं कि ये उनको बिलोंग करता है, तो इसकी वजह से डिफ्यूज़ हो जाते हैं इनजस्टिसेस, यानी इनजस्टिसेस जो कॉलोनियल पावर्स ने जो अन्याय किए हैं, वो उसका इम्पैक्ट जो है वो कम हो जाता है, उस पर ध्यान नहीं जाता। कॉलोनियल एप्रोप्रिएशन होता है कि आप किसी की चीज़ जो है बिना परमिशन के ले लेते हो, यूज़ कर लेते हो, ठीक है। तो एप्रोप्रिएशन, तो किस तरह जो कॉलोनीज जो इम्पीरियल पावर्स थी, उन्होंने कॉलोनीज़ के जो ट्रेजर्स थे वो बिना उनके परमिशन के ले लिए थे, एंड थ्रेटन टू डीरेल कॉन्वर्सेशन अराउंड देम। और इसकी वजह से, क्योंकि ये ओनरशिप क्लेम्स होते हैं, इसकी वजह से जो ये कॉन्वर्सेशन है, जो बातचीत होनी चाहिए इसके ऊपर, वो उतना नहीं हो पाती, वो डीरेल हो जाती है, वो रास्ते से भटक जाती है, हट जाती है। The question of troubled provenance apart, countries such as France have begun recognizing the empire's role in this displacement and initiated a process of limited transfer of or loans. तो अब यहाँ पर ये troubled, ये provenance apart, अब यहाँ पर ये क्या है, ये जो डिस्कशन अभी हुआ इसी के लिए बोला गया troubled provenance। प्रोवेनेंस होते हैं किसी चीज़ के जो है ओरिजिन्स, कि कहाँ पर कोई चीज़ शुरू हुई, ठीक है, बिगिनिंग। तो अब यहाँ पर कि ये जो कोहिनूर हीरा है वो एक्चुअली किसको बिलोंग करता है, तो उसको रेफ़र किया जा रहा है इस लाइन्स में। तो अगर ये लाइन कोट की जाए और एक क्वेश्चन पूछा जाए कि ये द क्वेश्चन ऑफ ट्रबल प्रोवेनेंस अपार्ट, और फिर पूछा जाए क्वेश्चन में कि व्हाट डज द ऑथर रेफर टू इन दीज लाइन्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर किस चीज़ की बात हो रही है, कि जो ओरिजिन है ये जो एंटीक ऑब्जेक्ट्स है उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो
कंट्रीज़ अब इसमें अगर हम दूसरे पॉइंट की दूसरी तरफ देखें, एक तरफ ब्रिटेन का केस है, दूसरी तरफ है फ्रांस, जिसने रिकग्नाइज़ करना शुरू कर दिया, ये मानना शुरू कर दिया कि जो फ्रेंच जो एम्पायर थी, ठीक है, उनका भी ऐसे एक्टिविटीज़ में रोल था, और उन्होंने शुरुआत कर दी, इनिशिएट कर दी एक प्रोसेस कि वो ट्रांसफ़र या फिर लोन करें, जो भी फ्रांस के पास ये इस तरह के जो ट्रेजर्स हैं उन्हें या तो वापस ट्रांसफ़र किया जाए या फिर लोन पे वापस उन कंट्रीज़ को दिया जाए। डीकोलोनाइजिंग द म्यूज़ियम माइट नॉट बी इंटायरली पॉसिबल। अब अगर हम कहें कि उनका पूरा जो म्यूज़ियम है, ब्रिटिश म्यूज़ियम, उसे डीकोलोनाइज़ कर दिया जाए, जितनी भी कॉलोनीज़ से चीज़ें हैं उन्हें वापस कॉलोनीज़ में भेजा जाए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन बट अकाउंटेबिलिटी एंड विलिंगनेस टू कम टू द टेबल माइट बी ए गुड स्टार्टिंग पॉइंट। लेकिन कम से कम वो टेबल यानी कि कॉन्वर्सेशन तो कर सकते हैं, क्योंकि ये इस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है कि जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने वो मीटिंग कैंसिल कर दी थी, तो इसलिए कहा जा रहा है कि एटलीस्ट वो टेबल पर आ सकते हैं, दे कैन कम टू द टेबल एंड हैव अ कॉन्वर्सेशन। ठीक है, तो यहाँ पर ये सजेस्ट किया है। तो इस रिलेटेड अगर क्वेश्चंस आते हैं कि क्या अगर ये पैसेज आपके एग्ज़ाम में होता और फिर पूछा जाता, तो क्या ऑथर फेवर करेगा इस टाइप का आर्गुमेंट कि जो ब्रिटिश म्यूज़ियम से जितने भी जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो जो कॉलोनीज से आए, क्या उन्हें हटाना चाहिए? तो नहीं, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, डीकोलोनाइज नहीं कर सकते। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, ऑथर का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, किस पैराग्राफ में क्या मेंशन किया गया है, इस पर आपको फोकस करना है। ठीक है, तो प्रोवेनेंस जैसे हमने देखा ओरिजिन्स है, और ओरिजिन का मतलब क्या होता है? जहाँ पे कोई चीज़ शुरू हुई है। तो जो रूट्स है, प्रोवेनेंस मतलब जहाँ ओरिजिन्स हैं, जहाँ रूट्स हैं, जहाँ शुरुआत हुई है, तो बी इसका आंसर होगा। एनिमोसिटी होता है हॉस्टिलिटी, दो लोगों के बीच में जो है, अब जब खराब रिलेशंस होते हैं, ठीक है, तो वो एनिमोसिटी होता है। स्कैर्सिटी होता है कमी किसी चीज़ की, एमिनेंस होता है रिस्पेक्ट, किसी पर्टिकुलर फील्ड में कोई पर्सन है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो जिसकी बहुत रिस्पेक्ट होती है, तो हम कहेंगे उसकी एमिनेंस है। सॉलिडारिटी हमने अभी पढ़ा था लास्ट सेशन में कि सॉलिडारिटी होता है यूनिटी, किसी लोगों के बीच में जो एकता होती है, ठीक है, उसके लिए हम कहते हैं सॉलिडारिटी। तो आंसर है इसका बी। तो जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस हैं यहाँ पर मेंशन है, आप उनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। और जो नवंबर की वोकैबुलरी है वो भी कुछ दिन में आपको जो है इसी वीक में या कुछ 4-5 डेज़ में आपको अवेलेबल हो जाएगी, तो आप वहाँ से भी रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।